अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो जी ईरान इसराइल जंग जो है उसमें अब कुछ नया मोड़ आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ नए ममालिक भी इस जंग का बादल नख्वास्ता हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो सुहेल आफरीदी साहब और पीटीआई की दीगर क़यादत है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामाबाद में और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब को कल जो रिलीफ नहीं मिला अदालत से उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक भी कुछ इशारे दिए हैं। इसके ऊपर भी बात होगी और लास्टली इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के इलेक्शन जो हैं उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे आज तफसीली तौर पर, क्योंकि हैं तो ये वैसे एक शहर के सहाफ़ियों के इंतखाबात प्रेस क्लब की हद तक, लेकिन किस तरह ये ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं इसका भी एक जायज़ा लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त खित्ते में जंग की सी कैफियत है, और किसी भी क्या बल्कि जंग की कैफियत तो मौजूद है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जहाँ पर जंग नहीं भी है वो भी कहीं ना कहीं इस जंग से मुतासिर तो हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल एक अहम मीटिंग हुई जिसमें आपने देखा कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, और आसिम मुनीर साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी हुई हैं जिसमें आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब को कॉम्बैट ड्रेस में देखा जा सकता है। अच्छा, इसके ऊपर बड़े दिलचस्प तबसरे जो हैं वो अचानक से एक साथ ही मुख्तलिफ हुकूमती सहाफ़ियों की तरफ से किए जा रहे हैं। इन तबसरों के ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन जो इस पूरी मीटिंग का मकसद था उसमें तो बज़ाहिर यही था कि जो रीजनल सिक्योरिटी है उसमें सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक मुआहदा कर रखा है। दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। वैसे तो जब ये मुआहदा भी हुआ था तो उस वक्त भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया था और ना ही हुकूमत के अंदर आपस में कोई बहुत ज़्यादा मुशावरत हुई थी इस बारे में कि जनाब ये मुआहदा हम क्यों करने जा रहे हैं, इस मुआहदे से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है और ये मुआहदा बेसिकली किसके खिलाफ किया जा रहा है। उस वक्त सिर्फ एक हमें लाइन का आप समझ लें कि एक ओवरऑल फैसला सुना दिया गया कि जी पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है, एग्रीमेंट हो चुका है हमारा सऊदी अरेबिया के साथ, और उसको जो एक एक्सप्लेनेशन दी गई उस वक्त ये थी कि जी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ये बात है। यानी मुक़द्दस मकामात की हद तक तो पाकिस्तान पहले ही से गारंटर है सऊदी अरब के साथ कि अगर खुदा न खास्ता कभी भी कहीं पे भी कोई मौका आए तो यकीनी तौर पर मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए तो पाकिस्तानी अफवाज क्या हर शख्स पाकिस्तान का सीना सपर होगा। लेकिन जहां हम इस मुआहदे की बात करते हैं तो ये एक डिफरेंट मुआहदा था। ये किसके खिलाफ था इसकी कोई वजाहत नहीं पेश की गई। इस मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होना था कोई वजाहत पेश नहीं की गई। सिर्फ वन लाइनर ये बताया गया कि सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हो गया, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा और पाकिस्तान खादिम हरमैन शरीफैन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अब उस वक्त भी इसके ऊपर सब लोग एक्सप्लेनेशन मांगते रहे, लेकिन यही कहा गया कि जी ये सिक्योरिटी रीजंस हैं और ये मामलात जो हैं बड़े हसास हैं, तो इसके ऊपर जो है वो मीडिया के ऊपर डिबेट भी नहीं खुल के करवाई गई और ना ही पार्लियामेंट के अंदर कोई खातिर ख्वाह इसके ऊपर डिबेट हुई, ना ही किसी को एतमाद में लिया गया। अभी भी अब ये मीटिंग्स हो रही हैं तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात शेयर नहीं की जा रही हैं कि भाई इस मुआहदे की तहत आप मुलाकातें तो कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का एग्जैक्टली रोल क्या होने जा रहा है। क्या फर्दर अगर सऊदी अरेबिया पे ईरान की तरफ से अटैक होते हैं तो पाकिस्तान क्या ईरान के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहा होगा? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के अंदर अपने मोर्चे लगाएगा और वहाँ पर उनके जो आने वाले मिज़ाइल हैं उनको निशाना बनाएगा? पाकिस्तान एग्जैक्टली किस हद तक जाएगा, किस हद तक दिफा करेगा सऊदी अरेबिया का? ये तमाम वो तर चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबको एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी, कम से कम पार्लियामेंट को तो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। और पाकिस्तान अगर अपनी ये दिफाई सर्विसेज फ्राहम कर रहा है तो उसके बदले पाकिस्तान की क्या जो है वो खिदमात हासिल करने के बदले पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? ये कि हमें कुछ मज़ीद कर्ज़े और कुछ रोल ओवर की कुछ सहूलतें और कुछ उधार तेल की सहूलतें, ये फैसिलिटीज़ हमें क्या प्रोवाइड कर दी जाएंगी बदले में, या कोई हमें इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी? जबकि हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो हिंदुस्तान के साथ, अमेरिका के साथ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करता है। पाकिस्तान के साथ भी क्या पाकिस्तान के साथ भी कोई सऊदी अरेबिया की ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है? तो क्या शराइत हैं जिनके ऊपर जो है वो तमाम मुआहदे किए जाते हैं, लेकिन इस बारे में टोटली लाइल्म रखा गया है। अलबत्ता जो कल मुलाकात हुई उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर जब आप मुलाकात करते हैं तो
हाल जो अगर आपकी तरफ से क्लैरिटी से नहीं सामने आता तो उसके ऊपर फिर चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके ऊपर ये लोग गुस्सा करते हैं कि जी जो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो बाहर बैठे एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया, ये जी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गैर मोहतात गुफ्तगू कर रहा है। तो भाई वो इसीलिए कर रहा है कि आप लोगों ने उसके ऊपर कोई क्लैरिटी से बात क्लियर करके बताई नहीं। अगर आप उसके ऊपर क्लियर करके बात बताएं तो फिर कोई चहमगोइयाँ ना हो, कोई गलत फहमियाँ ना हो, अफवाहें ना हो। लेकिन ये फिर हम देखते हैं कि इसी तरह का मामला रहता है, और आके सिर्फ एक बात कर दी गई आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कि जनाब आपने बात ही नहीं करनी, वरना आप तो भाई भाई जेल जाएंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो है ये हसास मामला है, फॉरेन पॉलिसी हसास मामला है, इसके ऊपर जो है आप हुकूमत पे छोड़ दें, बस जो हम करेंगे बेहतर करेंगे। तो ऐसे कैसे भाई, ये जमहूरी अगर हुकूमत है तो फिर उसमें पूछेंगे तो सही लोग कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो बहरहाल अब हसन अयूब साहब हों, आमिर इलियास राना साहब हों, दीगर कई सहाफ़ी ये तस्वीर लगाकर पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ रेडी। जब आप कहते हैं पाकिस्तान इज़ रेडी तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि ईरान तो पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो बज़ाहिर रास्त इस पूरी जंग में कहीं फ़रीक नहीं है। तो फिर हम किस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं? हम इस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं कि हमें सऊदी अरेबिया का दिफा करना है। लेकिन फिर वही सवालात सामने होंगे कि हमें सऊदी अरेबिया का दिफा करना है तो किस हद तक करना है, कैसे करना है, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को हमने कैसे फेस करना है। लेकिन इस बारे में अभी हतमी तौर पर हमारे सामने कोई चीज़ें नहीं लाई जा रही। अभी तक भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरेबिया के हवाले से पाकिस्तान को यकीनन ईरान के साथ सिफारती तौर पर कोशिश करके मामलात को ठंडा करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान को बनफ्स नफीस ख़ुद ज़ाती तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाना चाहिए। क्योंकि जब हम सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने में अगर हम ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर ईरान भी हमारे ऊपर अटैक करने का एक जवाज़ रख सकता है अपने तौर पर, तो फिर हम उसको किस तरह गलत कहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या हमें वाकई ईरान के ऊपर अटैक करना है, क्योंकि ईरान के बारे में तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि उसके साथ जारियत हुई है, उसके ऊपर जो अटैक किया गया है अमेरिका इजराइल की तरफ से वो गलत अटैक किया गया है। उन्होंने पहल भी की और उन्होंने जो है ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की ज़बरदस्ती, जबकि वो तो ऑलरेडी मुज़ाकरात कर रहा था उनके साथ। तो जब हम ये समझते हैं कि ईरान के साथ ज़्यादती हो रही है तो फिर उसी ज़्यादती का हिस्सा हम खुद कैसे बन सकते हैं, चाहे बराह रास्त या बिलवास्ता ही सही, लेकिन क्यों हम उसका हिस्सा बन रहे हैं, और उससे अगर हम वो हिस्सा नहीं बनते, वो कितना ज़रूरी है हमारा इस तरह उसका हिस्सा बनना, तो उस सूरत में हमें क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। ये इतने लातादाद सवालात हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए खुलकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई माहौल नहीं जिसके ऊपर बात हो। अलबत्ता जो आके हुकूमती कारिंदे शुरू हो चुके हैं एक माहौल बनाना, उससे कम से कम ये तो वाज़े हो चुका है कि पाकिस्तान अब इस जंग का बिलवास्ता ही सही लेकिन एक फ़रीक बन रहा है। इसीलिए ये बात हो रही है कि पाकिस्तान इज़ रेडी। तो ये अब जो चीज़ है कम से कम इनकी कारिंदों की हद तक तो ये चीज़ सामने आ रही है। बाकी अब देखते हैं कि इसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ कब और कैसे सामने आता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि जो यहाँ पर सूरत हाल है। सुहेल आफरीदी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई के अहम लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और जो कल फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी आपके सामने हमने हर चीज़ रख दी है कि हमने हर मुमकिन कोशिश और हर मुमकिन फ़ोरम जिसके थ्रू हम इमरान खान साहब के लिए इंसाफ मांग सकते थे, इलाज मांग सकते थे, मुलाकात मांग सकते थे, हमने हर चीज़ वो करके देख ली है। हम हुकूमत के पास गए हैं, हम अदालतों के पास गए हैं, हम बैकडोर तरीके से जो मोहसिन नकवी साहब के साथ जो भी गुफ्तगू चल रही थी उसमें भी गए हैं। हमने हर कोशिश कर ली है कि जिससे हमें ये लगे कि हम इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करवा के उनका इलाज करवा सकते हैं, और इसमें हमने टोटली कोई सियासत नहीं की, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से हम मुकम्मल खामोश हैं। हमने किसी किस्म के एहतजाज की कॉल, कोई दबाव बढ़ाने के तरीके कुछ नहीं किया, सिर्फ ये इसलिए कि आप ये ना कहें कि हम इस मामले के ऊपर सियासत कर रहे हैं। और हमने जो हमारे लीगल हो सकते थे ऑप्शंस कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, हमने हर तरह उन ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश की जिससे हमें ये एहसास हो कि यार हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हम सिर्फ लीगली एक इमरान खान साहब का हक मांग रहे हैं। अब उस सारी सूरत हाल के बाद वो कहते हैं जवाब आपके सामने है। इमरान खान साहब को ना तो अस्पताल शिफ्ट किया गया, ना ज़ाती मालिज को बोर्ड में शामिल किया गया, ना किसी तरह से कोई रिलीफ दिया गया।
जिसके बाद वो समझते हैं कि ये अब तकलीफ दे मरहला है और इसके ऊपर अब मज़ीद खामोश नहीं रहा जा सकता। शाहिद खट्टक साहब ने आज कहा है कि हमने कंटेनर तैयार करवा लिया है, ईद के बाद भरपूर एहतजाज होगा, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी थी या नहीं थी। सुहेल आफरीदी साहब ने भी यही बात की है, जब हमने कॉल दी तो फिर इतने लोग निकलेंगे कि आपसे संभालने मुश्किल हो जाएंगे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने रद्द-ए-अमल में की है एक, लेकिन जवाब फिर वही है कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शायद पीटीआई के लोगों को मुतमईन नहीं कर सकेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि ईद में तो अब दिन इतने नहीं रह गए, एक हफ्ते की बात है मज़ीद, उसके बाद ईद है। ईद के बाद आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अगर आप कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कोई बड़ा एहतजाज कॉल करने जा रहे हैं, तो फिर अब आप यहाँ पर अभी से यकसू अगर नहीं होंगे तो फिर वो फौरी तौर पर तो नहीं होगा, और अगर आप फौरी तौर पे नहीं करेंगे तो फिर आप वैसे भी लेट हो जाएंगे। उसमें आगे आप कहेंगे कि जी अब गर्मी आ गई, गर्मी में लोग नहीं निकलेंगे, आगे गर्मियों की छुट्टियां अदालत में हो जाएंगी, इमरान खान साहब के केसेस फिर नहीं लगेंगे, और फिर ये एक जो लंबा साल है ये इसी तरह अदा गुजर जाएगा। तो अब इनके लिए भी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, डू और डाई की सिचुएशन है। अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है और फिर ही इनकी आगे जो है ये सिलसिला चलेगा। लेकिन अब इनके लिए है तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा टाइम, इसलिए कि जैसे ही पीटीआई कोई एहतजाज की बात करेगी, मैं ये अभी आपको बता रही हूँ, जैसे ही कोई पीटीआई एहतजाज की बात करेगी फौरन ये लोग नया मंजन लेके मार्केट में आएंगे, जो कि शायद बहुत गलत भी नहीं है इस वक्त, लेकिन ये होगी बात कि देखें जी मुल्क तो इस वक्त जंग के धाने पर खड़ा है, बाहर क्या हालात हैं इस वक्त, हमारे दरवाज़ों के ऊपर जंगें लगी हुई हैं और ये अपने ही मुल्क के अंदर एहतजाज करने निकल पड़े हैं। ये बात की जाएगी, ये बात की जाएगी कि जंगों की वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी मईशत इतनी दबाव में है, इतने इस वक्त पेट्रोल और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और बजाय इसके कि ये ऐसे मौके पर हुकूमत को मजबूत करें, ये उल्टा कमज़ोर करने पर रियासत को चल पड़े हैं और उल्टा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इनको सिर्फ एक शख्स की परवाह है और किसी चीज़ की परवाह नहीं। पाकिस्तान की सलामती पर इस वक्त क्वेश्चन आ चुका है और ये जनाब इसके ऊपर जो है वो एहतजाज करते फिर रहे। तो ये अब आगे नैरेटिव जो हुकूमत के कारिंदों का होगा वो ये होगा जो मैं पहले से आपको बता रही हूँ। ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको किस बात ने रोका हुआ था कि आप इमरान खान को एक ज़ाती मॉलेज तक मिलवा देते या उनका कोई अस्पताल में एक हफ्ता इलाज करा देते, तो ये उन्हें ये एहतजाज कराने की ज़रूरत ही ना पेश, इस तरफ नहीं आएंगे। लेकिन उल्टा सारा खमियाजा जो है वो उनके ऊपर डालेंगे कि देखें ये पीटीआई वाले हर नाजुक मौके पर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो पीटीआई को पहले से ही अपने जिसको कहते हैं क्लियर हेडेड होना है और अपने आप को ये सोच के रखना है कि फिर आपने कमज़ोर नहीं पड़ना अगर आपने ये करना है, और अगर नहीं करना तो फिर आप अभी से कोई अनाउंसमेंट ना करें, फिर कोशिश यही करें कि जो आप बातचीत से अगर कुछ हासिल मज़ीद करने की कोशिश कर सकते हैं वो फिर करके देख लें। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ये करेंगे और हाफ हार्टेडली करेंगे तो फिर ना तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी और बेइज्जती आपकी अलग से होगी, और वो साथ में जो कारकुन है वो आपको जूते अलग से मारेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि अब कारकुन से भी आपको जूते पड़ने वाले हैं, वो वक्त भी करीब है अब। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसको देखते हुए ज़ाहिर पीटीआई के लिए अब बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका है और ये हुकूमत ने ख़ुद उसको इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया दीवार के साथ लगाकर कि अब उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप कुछ ना कुछ दे देते उनको इस केस के थ्रू, तो वो भी कुछ अपने कारकुन को ठंडा कर सकते हैं कि देखें अब हमने बातचीत कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे, देखें इतना मिल गया है कि उन्हें मालिज मिल गया है, उन्हें डॉक्टर मिल गया है या उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो भी कोई फेस सेविंग उन्हें भी कुछ फेस सेविंग मिल जाती। आपने तो उन्हें कोई फेस सेविंग ही नहीं दी, तो फिर अब वो किस तरह खामोश होकर बैठ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अहम मामला होगा। लास्टली जी अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इलेक्शंस में हुआ, ये भी एक अपने आप का लतीफ़ा है कि 14 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक इलेक्शंस के नताइज का ऐलान नहीं किया गया। इतने बड़े 25 करोड़ के मुल्क में भी 14 घंटे के बाद क्या मतलब, उससे पहले ही आपको काफ़ी हद तक नशिस्तों के नताइज बता देते हैं अगले शुरू के 5-7 घंटे कि जनाब ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, कितने रिज़ल्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि टोटल जिसके कोई 3000 के करीब मेंबर्स हैं और जो वोट कास्ट हुए हैं कोई 2200 के करीब हैं, और वो 2200 वोट जो हैं वो गिने ही नहीं जा सके आपसे। कैन यू बिलीव इट? नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 2200 वोट कल पड़े हैं सारा दिन में, और किसको कितने वोट पड़े हैं ये गिनती मुकम्मल नहीं हो सकी, अगला पूरा दिन गुजर गया। अब इस पे
खबरें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि पहली खबर तो यही आ रही थी कि जो जर्नलिस्ट पैनल है, जो कि एक पिछले 20-22 साल से यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर काबिज माफिया की तरह बैठा हुआ है, उनको इस दफ़ा पड़ा है ठीक ठाक किस्म का झटका और वो हारना शुरू हुए। पहली जो खबर आई वो सेक्रेटरी की सीट से मुतलिक थी, जहाँ पे राव फुरकान जो हैं डेमोक्रेट्स के, वो कामयाब हो गए। उसके बाद से फिर ये अब सिलसिला शुरू हुआ है कि आगे के नताइज ही नहीं दिए जा रहे और नताइज रोके जा रहे हैं। अब उसके अंदर वो बेचारे जो डेमोक्रेट्स के वहाँ पे बैठे हुए नुमाइंदे, वो मुकम्मल पैरा दे रहे हैं और उनकी कोशिश है कि ये इधर से उधर वोट ना करने दें। लेकिन अंदर की खबर यही आ रही है कि बेसिकली जो जर्नलिस्ट पैनल है, उनको ये कहीं से फ़ोन आ रहे हैं कि आपने हार नहीं तस्लीम करनी। आज़म खान साहब हैं यहाँ के बड़े सीनियर, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि असल में उन्हें किसी की हल्लाशेरी है कि भाई हार नहीं आपने तस्लीम करनी और यहाँ पर आप पूरा फड्डा करें। मकसद ये है कि जितने ताख़ीर होंगे ये नताइज में, उतना ज़्यादा इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं किसी के सब्र का पैमाना लबरेज होगा, कोई हाथापाई होगी और उसके बाद कहा जाएगा कि जी ये इलेक्शन ही नल एंड वॉइड करार दिया जा रहा है। क्योंकि जो इब्तदाई तासुर मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं इस दफ़ा उन्होंने अपसेट कर दिया है और जर्नलिस्ट को यहाँ से जाना होगा। अब जो जर्नलिस्ट पैनल है वो फुल इस जो वहाँ के हालात हमें पता चल रहे हैं वो ये हैं कि वो इस नताइज को तस्लीम नहीं कर रहा और वो इस वजह से वहाँ पे फड्डे डाल के बैठा हुआ है। अब इसके ऊपर जो है वो अब तकरीबन 14 से आगे घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन कोई हतमी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जवेरिया सिद्दीक साहिबा के बारे में इब्तदाई तौर पे पता चला वो जीत रही हैं, बाद में पता चला वो भी हार गई। फीमेल नशिस्त थी उनकी भी नायब सदर की, जैसे मेरी थी लाहौर प्रेस क्लब में। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सहाफ़ी जो कि आपको खारजा महाज से लेके आलमी दुनिया, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, मज़हब, सियासत, तालीम, हर चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट बन के रोज़ बैठ कर आपको मशवरे देते, लंबे लंबे भाषण देते, फतवे देते और लोगों की किरदार कुशी करते, उन पर तनकीद करते नज़र आते हैं, उन पर तबर्रे करते नज़र आते हैं। अपना आपका ये हाल है कि आप 2200 वोट नहीं गिन सक रहे, उसके ऊपर आपका इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। आप बात करते हैं कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और आप अपने प्रेस क्लब के जो इलेक्शन है वो तक शफाफ नहीं करा सकते। आप पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो तनकीद करते हैं हर इलेक्शन में, लेकिन अपनी जो आपकी इलेक्शन कमेटी है वो आज इतनी बेबस है कि वो एक तस्फिया नहीं करा सक रही कि एक एक वोट के ऊपर लड़ाई चल रही है कि जनाब ये वोट है किसका और किसका नहीं है। और डालने वाले भी इतने नाअहल हैं कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं ना सारे जो आके साफ़ी बने हुए हैं, और आपको पता नहीं है कि वोट कैसे डालना है, कि जो जिसके ऊपर इतनी कन्फ्यूजन हो रही है कि जी ये वोट किधर का है और किधर का नहीं है। तो ये आप मान तो नहीं सकते, अकल तो नहीं ये मान सकती ना बात कि 14 घंटे में 2200 जो वोट हैं वो गिने ही ना जाएं। तो असल बात तो साफ है, फिर पीछे बदनीयती है, पीछे फड्डा है, पीछे अगर कोई हार को खंदा पेशानी से तस्लीम कर रहा हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। वो कहे भाई ठीक है जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो नहीं जीते। ये तो 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए, जिसको 14 घंटे गुजरने के बावजूद भी ख़त्म नहीं किया जा सका। तो आज बहैसियत सहाफ़ी हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है ये सोच कर कि हम किस मुंह से दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जी ये अपनी हार तस्लीम नहीं करते, तो आप अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं। आप उन्हें कहते हैं कि जी ये लोग इलेक्शन में हेरा फेरी करते हैं, तो आप क्या इस वक्त बैठे वहाँ पे कर रहे हैं। हम दूसरों को भाषण देते हैं लेकिन हमारा अपना क्या हाल है। और जाके आप प्रेस क्लब के बाहर देखें, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी यही हाल था, इस्लामाबाद के बाहर भी यही हाल है कि उन्होंने जो गंद मचाया वो लहदा, कहने को ये पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है। तो आज तो मतलब है कि हद हो गई है कि इतने घंटे गुजर के मतीउल्लाह जान साहब वहाँ बैठे हुए हैं, पूरी पहरेदारी हो रही है, बाकी जो उनके लोग हैं आ जाते हैं, कुछ उठ जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, रमज़ान चल रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2200 वोट जो है वो गिना नहीं जा रहा। आपकी ये जो दिमाग है ये तस्लीम कर सकता है क्या? और यही वजह है कि ये वो लोग हैं, ये वो रुकावटें हैं कि जो ये समझती हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि इस चक्कर में फिर ये सारे जो खांचे हैं ना ये बंद हो जाते हैं। ये जो आपने हेरा फेरियों के लूप होल्स रखे हैं ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में तो मशीन ने फिर एक बटन दबाने से आपके सामने सारा रिजल्ट रख देना है, तो वहाँ फिर आप कैसे हेरा फेरियाँ करेंगे। और इतलात ये आ रही है कि यहाँ पे भी जो आपका मौजूदा निज़ाम है वो अपना काम दिखा रहा है।
क्योंकि वो ये समझते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी आवाज़ें नहीं आनी चाहिए इक़्तिदार के अंदर जो किसी भी तरह इस सिस्टम के लिए कोई परेशानी का बाइस बने। अब यहाँ पे जेन्युइन जर्नलिस्ट आ गए जो हुकूमत के हाथ में नहीं है, तो आप जो जर्नलिस्टों के साथ आज सलूक कर रहे हैं उसके ऊपर वो आवाज़ उठाएंगे, फिर उनके साथ आपको अलग से डील करना पड़ेगा। अच्छा, जो ये इसमें खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो अलहदा है ना, कि जो यहाँ पे लूट मार मची हुई है प्रेस क्लब्स के अंदर पाकिस्तान के, कि ग्रांट्स मिलती हैं, वो ग्रांट्स कहाँ जाके देखते हैं, आपको कोई लगती हुई नज़र नहीं आ रही होती। आप प्रेस क्लब्स के जाके हाल देखें, आप वॉशरूम्स इनके इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस कदर गंदे गलीज़ वॉशरूम्स होते हैं। कोई आपको बेसिक सहूलतें आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होंगी। कोई या तो ये ना कि चलें कम से कम प्रेस क्लब की हद तक ही सही, क्लब के इंतज़ाम आप बहुत अच्छे चला रहे हो, वो भी घटिया तरीन चल रहे होते हैं, बैठने को टूटी कुर्सियाँ मिल रही होती हैं और आपको इतनी ग्रांट्स मिलती हैं, करोड़ों की गेम है, इसीलिए तो जल्दी कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। वो किधर जाती हैं कोई उसका ऑडिट नहीं होता, कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता। और फिर प्राइवेट जो आपको पार्टीज़ हैं वो कितना कुछ दे देती हैं प्रेस क्लब के अंदर, किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी के लिए, कोई रैलीज़ के लिए, कोई किसी भी मद में वो अलहदा पैसे आते हैं, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता। इसी वजह से ये लोग ये सीट नहीं छोड़ते। और आप ये सब देख रहे होते हैं और सामने आपको ये भी नज़र आ रहा होता है कि जो क्लब है उसका क्या हाल हो रहा है। पेंट नहीं हो रही दीवारें, आपको वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है, इंटरनेट की उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, आपके पास वॉशरूम्स यूज़ करने की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि काबिज़ माफिया बैठा है, वो बैठा है, उसको 20 साल से कोई हिला नहीं पा रहा। तो फिर जो यंग लोग सामने आते हैं, नए लोग सामने आते हैं, तनकीद करने वाले लोग सामने आते हैं, फिर वो बर्दाश्त नहीं होते। फिर कहा जाता है कि जी इनको किसी तरह आगे नहीं आने देना, वरना ये कल को हुकूमत की नाक में दम करेंगे, हमसे भी सवाल करेंगे कि ये पैसा आया, ये किधर गया है। तो ये रास्ता रोकने के लिए ही ताख़ीर की जा रही है और अभी तक यही सूरत हाल है। अब प्रेस क्लब के सहाफ़ी दोस्त जो हमारे वहाँ पे जीत रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे, लेकिन अगर वो नहीं जीत पाते तो ये वही एक हमें रिपीट नज़र आता है कि जिस पे हम बात करते हैं, फिर हम किस मुंह से पीटीआई को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये बात कहें कि जी आप अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। भाई वो तो 25 करोड़ वोट थे, आप तो 2500 वोटों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, तो आप किस मुंह से फिर उन्हें कहेंगे कि आप अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक मकाम होगा मेरे ख्याल से। वी जस्ट होप कि इसको सॉर्ट आउट करें और आइंदा जो भी यहाँ पे बॉडी जीते वो सबसे पहले इस चीज़ को इंश्योर करे कि सही जो सहाफ़ी मेम्बरान हैं उनकी स्क्रूटनी हो, वही लोग इसके मेंबर्स हों, वही लोग आगे वोट कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, और जिससे आगे पहले तो सबसे पहले जो आपका शफाफ इंतखाबी अमल है वो बनाना ज़रूरी है, उसकी रिफॉर्म्स होनी ज़रूरी हैं, उसके बाद फिर बाकी इंतज़ामी मामलात और दीगर चीज़ें आती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।